Okay. Good evening, sir. Okay, so let's revise from the beginning. Like in the previous class, we studied the concept of function and especially the user-defined function. And while creating a user-defined function, we have to focus on four important components that construct a function. That is the access specifier, then the access modifier, then the return type, and the parameter list, isn't it? Based on these criteria, we have four ways how we can define a user-defined function. Uh, Without parameter, without return type, with parameter, without return type, without parameter, with return type, and with return type with parameters. राइट, सो ये चार कॉम्बिनेशन से चारों में से किसी एक में से हमारा फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है बिलोंग करना चाहिए था. What we saw that is common in all these four concepts is the execution part, the processing part will always reside inside the user defined function, irrespective of whatever or wherever we are writing the input and wherever we are writing the output, the processing part will always be residing inside the user defined function. How to decide where to write the input and output? ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट जो है दो पहलू जो है अपने प्रोग्राम के, वो कहाँ लिखाएंगे वो जानना जरूरी है. ओके, तो लेट्स से आई एम राइटिंग an example. Create a Java code having the following details. ठीक है, अब ये डिटेल्स क्या दे रहा है? Method name, let's say method name is uh, factorial. Okay, purpose, shall calculate the factorial of a given number and return the result. ठीक है, नाउ क्या आप में से किसी को लगता है कि इतना डेटा हमारे पास सफिशिएंट है, इससे हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं? गिव मी द आंसर इन यस और नो, आइदर वर्बली बताइए या लिख करके बताइए चैट बॉक्स में. क्या इतना डेटा जो दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, क्या ये सफिशिएंट डेटा है जिसके बेसिस पे एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है? तीनों पे सर इनपुट लेना है एक नंबर का और फैक्टोरियल फंक्शन बना के फिर रिजल्ट डिस्प्ले करना. इतना में हो जाएगा?
व्हाट डू यू थिंक प्रीतम, इतना में हो जाएगा? हो जाएगा अगर मेन मेन के अंदर में हम लोग इनपुट और आउटपुट वहीं पे करें और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट के लिए हम लोग फैक्टोरियल फंक्शन को यूज करेंगे। तो हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन के इनपुट और आउटपुट हम मेन मेथड के अंदर डाल देंगे और कैलकुलेशन से फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर डालेंगे? कि क्वेश्चन में ऐसा पर्टिकुलरली मतलब फंक्शन के अंदर में भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं बोला है कि इनपुट आउटपुट के लिए एक अलग से बनाना है। बोला है। गिवन नंबर बोला है, मतलब तो ये डिफाइन नहीं किया है हम लोग कि मेन के अंदर पे लेंगे या डायरेक्टली फैक्टोरियल के अंदर नहीं नहीं अगर नहीं, उसके ऊपर बोला है। मेथड नेम अगर ध्यान से पढ़ा जाए, फैक्टोरियल इंट एन में हम लोग हाँ पास कर रहे हैं, इंट में हम लोग है ना? पैरामीटर पास कर रहे हैं तो मेन से ही पास है। एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पे एक पैरामीटराइज फंक्शन के बारे में बोल दिया, इतना तो समझ में आया। फंक्शन नेम जो दिया है फैक्टोरियल और ब्रैकेट में इंट एन दे दिए हैं, इससे ये पता चला कि एन एक वैल्यू इनपुट करेंगे हम मेन मेथड के अंदर और फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो ये एन का वैल्यू उसमें पास कर दिया जाएगा। तो इट इज अ पैरामीटराइज फंक्शन। ओके, यहाँ से समझ में आया कि विथ रिटर्न टाइप है, सॉरी विथ पैरामीटर्स है। विथ रिटर्न टाइप है या नहीं है, तो उसका पर्पस पे पढ़ रहा है। क्या बोला? द फंक्शन शैल कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है? एन का वैल्यू जो हम लोग रहेगा उसी का फैक्टोरियल निकालना है। एंड रिटर्न द रिजल्ट, एंड रिटर्न द रिजल्ट। जब ये बोल दिया तो इससे पता चला कि विथ रिटर्न टाइप भी है। तो ये हमारा बन गया कौन सा आउट ऑफ द फोर टेक्निक्स दैट वी लर्न इन द प्रीवियस क्लास? द फोर्थ वन, विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा होगा। अब ये रिटर्न के बदले बोल देता है एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, तो ये मेरा बन जाता विदाउट रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। ठीक है, और अगर इस पैरामीटर लिस्ट से हम इंट एन को हटा देते, इसको पूरा अगर हम हटा देते तो ये बन जाता हमारा विदाउट रिटर्न टाइप विथ विदाउट पैरामीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहता है, इसमें कभी मेंशन नहीं रहता है भाई आपको पैरामीटर्स लेना है नहीं लेना है। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन पार्ट जो है उसमें से आपको पिक करना पड़ता है कि वेदर ये विथ रिटर्न टाइप या विदाउट रिटर्न टाइप, विथ पैरामीटर या विदाउट पैरामीटर होने वाला है। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया ना। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक और एडेड कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, एक डेफिनेशन निकल कर क्या है? इन अ क्लास, ठीक है, एक ही क्लास के अंदर इफ टू और मोर functions or methods are having same name but different function signature, then the function is said to be overloaded and the concept is known as function overloading.
ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। नाउ एक दो बात बस याद रखने समझने वाला चीज है। ठीक है, पहला तो वाक्य है कि मिनिमम 2 फंक्शन हमको चाहिए एक ही क्लास के अंदर। मिनिमम 2 फंक्शन हमको चाहिए है एक ही क्लास के अंदर। ठीक है, जिनका नाम सेम होना चाहिए। तो if one of the functions name is let's say demo, then definitely the other function's name must also be demo, and both the functions must be residing in the same class. ठीक है, इतना सा बात है, समझ में आया? अब इसमें और इंटरेस्टिंग चीज क्या बोलता है, दिस कॉन्सेप्ट अराइजेस फ्रॉम या इट इज अ फॉर्म ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, नाउ ये पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग जानते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म एक टर्म है जो कि 2 वर्ड से बना हुआ। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो अ थिंग हैविंग मेनी फॉर्म्स इज डिफाइंड अंडर पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ये डेफिनेशन बोल रहा है कि एक चीज का अलग अलग रूप होना चाहिए, अलग अलग फॉर्म होना चाहिए, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन के पर्सपेक्टिव से जब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ही फंक्शन अलग अलग पर्सपेक्टिव से या अलग अलग पर्पज से बनाया गया हो, तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। और ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म हमें 2 तरह का मिलता है। थोड़ा हम लोग डीपर कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, कहीं कोई बात नहीं समझ में आए तो फील फ्री टू आस्क मी, आई विल रिपीट इट अगेन। पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरह का मिलता है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग जो है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ इससे एक और बात जुड़ा हुआ है, ऑल्सो नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जिसको कंपाइल टाइम और स्टैटिक दोनों भी बोला जाता है। एंड ये बात पॉलीमॉर्फिज्म तक ही सिर्फ सीमित नहीं है, इसके पहले और उसके बाद तक भी है। आप एक प्रोग्राम लिखते हो, उसमें जब स्टैटिक वेरिएबल्स देते थे, मतलब क्या हो गया, इंट एक्स एक्स इक्वल टू 32, मतलब प्रोग्राम के अंदर एक्स का वैल्यू पहले से फिक्स कर दी है। आई हैव मेड इट अ कांस्टेंट इंट एक्स एंड एक्स इक्वल टू 32। अब इस प्रोग्राम को तुम जितनी बार रन करोगे तो एक्स का वैल्यू 32 पे ही बेस होकर रन करेगा, जो भी इवैल्यूएशन होगा, इजंट इट? ये इसमें होता क्या है, जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तभी ये वैल्यू एलोकेट हो जाता है मेमोरी में। एक्स इक्वल टू 32 जो है, ये कंपाइल के टाइम पे ही एलोकेट हो जाता है। अभी अपने आप में अच्छा बात है, बुरा बात है, ये एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, वर्जन है। कुछ लोग बोलते हैं अर्ली अर्ली बाइंडिंग हो जाना अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं लेट बाइंडिंग होना ज्यादा अच्छा है। मेमोरी के पहले से ऑक्यूपेंसी होना हो जाना अच्छी बात है, मेमोरी का लेट ऑक्यूपेंसी होना अच्छी बात है। इट वेरीज फ्रॉम, लेट्स से, आई वुड से इट वेरीज फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। आप कौन सा प्रोग्राम किस पर्पस के लिए बना रहे हो, उसके अकॉर्डेंस में अगर देखा जाए तो कंपाइल टाइम कॉन्सेप्ट बेहतर है कहीं पे, कहीं पे रन टाइम कॉन्सेप्ट बेनिफिशियल है। ठीक है, all these things come down to the प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी। आप मेमोरी एलोकेट कब कर रहे हो अपने वेरिएबल को, अपने वैल्यूज को आप मेमोरी एलोकेट कब कर रहे हो? कंपाइल टाइम कर दोगे तो वो पहले से ब्लॉक करके रख लेगा, विच इज नॉट अ बैड थिंग इन इट्स ओन वे। बट द थिंग इज दैट जरूरी है कि आप हर प्रोग्राम को जो अपने सिस्टम पे कंपाइल कर रहे हो, आप टेस्ट भी या रन भी अपने सिस्टम पे ही करोगे। आप कंपाइल कर लिए, एरर फ्री आ गया, आप उसका बाइट कोड किसी को दे दे रहे हो, अब वो सिर्फ अपने जेवीएम में रन करेगा तो आउटपुट आ जाना चाहिए। तो अगर हम किसी दूसरे के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, व्हाई शुड आई कंपाइल इट, या व्हाई शुड आई यूज दोज काइंड ऑफ कंपोनेंट्स इन माय प्रोग्राम जो कि कंपाइल टाइम पे एक्टिव होते हैं? rather I should use those components in my program which are runtime, which belong to runtime, मतलब डायनेमिक हो, स्टैटिक नहीं हो। ठीक है, तो ये कंपाइल टाइम का मतलब
स्टैटिक हो जाता है, रन टाइम का मतलब डायनेमिक हो जाता है। ये दो टर्म्स आपस में साथ चलते हैं। कोई कंफ्यूजन का बात नहीं होना चाहिए। क्या बोले, फिर से बोल दे रहे हैं। द टर्म कंपाइल टाइम एंड स्टैटिक आर बोथ रेलिवेंट। ठीक है, एक जैसा ही बात है। आप स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलो या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलो, दोनों एक ही मीनिंग निकल करके आता है। दूसरा होता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, लेट बाइंडिंग होता है। थोड़ा हम प्रोग्राम को जब रन करते हैं तब मेमोरी एलोकेट होता है। कुछ पर्सपेक्टिव से अच्छी बात है, कुछ पर्सपेक्टिव से अच्छी बात नहीं है। आप लेट से मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो टाइम कंजम्पशन जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का बढ़ा दे रहा है। हाँ, जब हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 वेरिएबल की, तब तक तो नेग्लिजिबल है, तब तक वो नेग्लिजिबल है, वो तुरंत से एलोकेट कर देगा। बट अगर हम अरे का बात कर रहे हैं या लिस्ट का बात कर रहे हैं, वेक्टर्स का बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज हमको स्टोर करने हैं, तो उन वैल्यूज को एलोकेट करने के लिए आप अगर रन टाइम में मेमोरी दे देते हो तो हो सकता है टाइम लगे। अगर ये काश पहले से हो जाता तो हम प्रोग्राम को जब रन कर रहे होते तब सिर्फ हम एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते, ना कि मेमोरी एलोकेशन पे ध्यान देते। ठीक है ना, क्योंकि ये बात ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दायित्व है कि वो मेमोरी एलोकेट कराए। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो मेमोरी एलोकेट कराए, कहाँ पे करा सकता है। बिकॉज मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट के अंदर आता है। So the entire hardware which is under the control of a one operating system वही डिसाइड करेगा कि भाई मेमोरी कहाँ एलोकेट करना है। तुमको कितना मेमोरी चाहिए वो हमको पहले से बता दो, हम उसको जगह खोज करके उतना एलोकेट कर देंगे। तुमको 2 बाइट का स्पेस चाहिए, 2 बाइट मिल जाएगा। तुमको 2 बाइट की जैसा 10 10 स्पेस चाहिए तो उतना स्पेस हम निकाल करके दे देंगे, प्रोवाइडेड कि उतना स्पेस होना चाहिए। देखिए, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं हम लोग। आप फोन अपना नया खरीद करके लाए, 64 GB का स्पेस है या 128 GB का स्पेस है। ग्रेजुअली यूज करते करते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में कनेक्टेड हो, बहुत ज्यादा फोटोज वीडियोस शेयर करते हो, तो आपका स्पेस जल्दी भर जाएगा, मेमोरी स्पेस। अल्टीमेटली एक ऐसा दिन आएगा जब आपके पास नोटिफिकेशन तो आएगा कि व्हाट्सएप पे भाई कुछ मैसेजेस आए हैं या कुछ इमेजेस आए हैं, वीडियोस आए हैं, कुछ जीआईएफ्स आए हैं। ठीक है, बट आप उसको ओपन नहीं कर पाओगे, क्यों? आपके पास स्पेस ही नहीं है। तो नोटिफिकेशन तो आए जा रहा है ऊपर से, है ना, नोटिफिकेशन ठीक आ रहा है कि भाई मैसेजेस आ रहे हैं आपको, लेकिन आप उस मैसेजेस को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों? वो मैसेजेस आया आपके मेल बॉक्स पे या सर्वर पे आकर के रुका, आपको बस नोटिफिकेशन दिया गया है। आपके लोकल सिस्टम पे, आपके मोबाइल पे जब मेमोरी स्पेस रहे तब तो वो खुले। ठीक है, तो आइडिया उतना सिंपल सा है कंपाइल टाइम रन टाइम का जो हिसाब है। ठीक है, अब बात आती है इसमें डिफरेंट सिग्नेचर का बोल दिया। हैविंग सेम नेम तो होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट सिग्नेचर, फंक्शन सिग्नेचर। ये फंक्शन सिग्नेचर क्या है? तो हम लोग जब लास्ट क्लास में बात कर रहे थे उसमें देखे थे कि या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो जाए। अगर मेरे पास दो फंक्शन है, F1 और F2 नाम से, चलो अभी नाम सेपरेट रख रहे हैं, ठीक है, फॉर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। F1 और F2 नाम से दो फंक्शन है, दोनों के पास नंबर ऑफ पैरामीटर सेम, सॉरी उससे शायद नहीं समझ में आया तो हम नाम सेम कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। ठीक है, देखो, आई एम कॉलिंग वन फंक्शन डेमो। ठीक है, और हम इसको n वैल्यू पास कर रहे हैं। डेमो n ले रहे हैं, सो लेट्स से यहाँ पे एक इंट n लिए हम। ठीक है, इंट n इक्वल लेट्स से 6। ठीक है,
और इसी के बाद डेमो, क्योंकि फंक्शन नेम तुमको सेम रखना है, फंक्शन ओवरलोडिंग में तो दो फंक्शन बना रहे, डेमो नाम से ही रहेगा, और फिर से हम एन दे दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या है सर, एक ही फंक्शन को आप दो बार कॉल कर रहे हैं, बिकॉज फंक्शन नेम तो सेम रहेगा, ऑब्वियसली ओवरलोडिंग में रखना है हमको, रूल बोल रहा है। आप सर फंक्शन में पैरामीटर्स भी सेम नंबर ले लिए और सेम ही पैरामीटर ले लिए, चलो ठीक है, हम वैल्यू बदल देते हैं ना, इंट m इक्वल 7। ठीक है, एक में n दे दे रहे हैं, एक में हम m दे दे रहे हैं, क्या कोई चेंज आएगा? सिर्फ वैल्यू में फर्क है। आप एक जगह n का वैल्यू 6 लिए थे, कुछ लिए होगा, m का वैल्यू 7 लिए या कुछ लिए होगा, सर वैल्यू दोनों का फर्क फर्क है सिर्फ, नहीं, बिकॉज आई कैन नॉट रिलाई अपॉन द एंड यूजर कि भाई वो वैल्यू सेपरेट देगा तो ही हम उस पर काम कर पाएंगे। अगर व्हाट इफ अगर यूजर दोनों पे जानबूझ करके या जाने अनजाने सेम वैल्यू दे जाए, अगर सेम वैल्यू रहे या डिफरेंट वैल्यू रहे, इट डज नॉट मेक एनी चेंज, हम दोनों बार सेम फंक्शन को ही कॉल कर रहे होंगे, बिकॉज फंक्शन नेम भी सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है, और टाइप ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है। तो यहाँ तो दोनों में डिफरेंस करने लायक कोई चीज तो बचा नहीं। ठीक है, तो फंक्शन सिग्नेचर में हम तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। फंक्शन सिग्नेचर में हम तीन चीजों का ध्यान रख रहे हैं। पहला है नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ओके, जहां आप पहले फंक्शन में एक पैरामीटर ले रहे हो, आप दूसरे में दो ले लो। ठीक है, जहां पहले में आप एक ले रहे थे दूसरे में दो ले लो, या पहले में दो ले रहे थे दूसरे में एक ले लो, पहले में एक ले रहे थे दूसरे में जीरो ले लो, पहले में जीरो ले रहे थे दूसरे में एक ले लो, मतलब दोनों में काउंट में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, दोनों में काउंट में डिफरेंस होना चाहिए। पहला एक डिफरेंस आया, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स। अब जहां आप यहाँ पहले वाले में, अब अगर जब मेरे पास मजबूरी हो जाती है कि दोनों में हमको सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स रखना है, हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाए, दोनों फंक्शन कॉल में आपको सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स रखना है। अब दोनों तो हम इंट टाइप का नहीं ले सकते, पहले में अगर हम इंट टाइप का ले लिए हैं तो हमको बस दूसरे का टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंट हम इसको डबल ले लेते हैं या फ्लोट ले लेते हैं। ठीक है, इतना सा काम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक में इंट टाइप पास कर रहे हैं, एक में डबल टाइप पास कर दे रहे हैं। तो क्या हो गया, मेरा फंक्शन का नेम तो दोनों सेम है, लेकिन फंक्शन का पैरामीटर्स काउंट जो है, काउंट नहीं, फंक्शन का पैरामीटर जो सिग्नेचर है या टाइप ऑफ पैरामीटर्स है वो अलग अलग कर दिए हैं। काउंट भी सेम है, नाम सेम, काउंट सेम, अब क्या बचा डिफरेंस करने के लिए, तो डेटा टाइप दोनों का अलग अलग कर दो। ठीक है, तो टाइप ऑफ पैरामीटर्स जो है ये अलग अलग कर दिए, तो ये भी एक रास्ता बना। तीसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। अगर आपको दो लेना है सपोज, ठीक है, n कॉमा m, आप दूसरे में m कॉमा n ले लो, एक में इंट डबल है दूसरे में डबल और इंट है दोनों सेम वैल्यूज लेके चल रहा है, n और m ही है हमारे पास, लेकिन बस क्या है, पहले फंक्शन में हम पहले इंट टाइप ले लिए फिर डबल लिए, दूसरे वाले में हम पहले डबल लिए फिर इंट लिए।
ठीक है, तो बस इतने से छोटे छोटे बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे मतलब यही तक ही आके रुक जा रहा है। अब बोला जाएगा सर फंक्शन का रिटर्न टाइप भी तो होता है, फंक्शन टाइप कुछ लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज हम फंक्शन जब कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल के टाइम में हमको डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। रिटर्न टाइप तो हमारा बाद में एक्टिव होता है, जब फंक्शन अपना पूरा काम कर लेता है तब फंक्शन रिटर्न करता है एक वैल्यू। जब आप गलत फंक्शन को ही कॉल कर लोगे, अब वो रिटर्न करे ना करे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा हमें, गलत वैल्यू अगर रिटर्न करा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, एकदम लॉजिकल सा बात, सिंपल सा बात है। आप क्यों नहीं रखते हो? सिंपल सा है, क्योंकि हम फंक्शन को पूरा यूज करने के बाद रिटर्न करते हैं वैल्यू। लास्ट क्लास में देखें, आपके फंक्शन का सबसे लास्ट हिस्सा जो रहता है वो क्या रहता है? फंक्शन रिटर्न टाइप, रिटर्न वैल्यू, अगर विथ रिटर्न टाइप है तो। ठीक है, तीन में से कोई एक तरह से आप इसको अगर डिफरेंशिएट कर पाते हो, आपके पास तो तीन कॉम्बिनेशन बन सकता है। या तो आप नंबर ऑफ पैरामीटर से डिफरेंट कर दो, तब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप कितना डेटा टाइप, क्या डेटा टाइप रख रहे हो, सेम रख रहे हो, डिफरेंट रख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ेगा? जब सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप ले रहे हो, तब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आप दोनों का क्या करोगे? टाइप बदल दो किसी एक का। एक इंट है दूसरा फ्लोट कर दो, पहला फ्लोट है दूसरा इंट कर दो, या शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी कर दो, दोनों एक जैसा नहीं दिखना चाहिए। एंड लास्ट वन इज, अगर भी आप दो पैरामीटर्स या उससे अधिक का लेके काम कर रहे हो, आप दोनों का सीक्वेंस बदल दो। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दिस एक प्रोग्राम का एग्जांपल क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब बहुत बेसिक सा है। ठीक है, नाउ देयर कुड बी सम क्वेरी, सम डाउट्स के बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन हम लोग क्यों कर रहे हैं क्लासरूम में। सी, माय इंटेंशन इज कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, एंड ये भी हम नहीं दावा ठोक रहे हैं कि जितना बोल रहे उतना भी सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज इसमें और भी रूल्स लगते होंगे डेफिनेटली। आपको बुक्स पढ़ने से, नोट पढ़ने से, पीडीएफ पढ़ने से कहीं ना कहीं से मिलेगा वो सारा चीज। तो थोड़ा सा रिसर्च आपके साइड से, थोड़ा सा मेहनत आपके साइड से भी लगना चाहिए। ठीक है, वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, तब ब्रिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम वो रहेगा तो उसी रूल बुक के अंदर ना। रूल्स के बाहर जा रहा है तो प्रोग्राम ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है आपका। तो यहाँ पे रूल बहुत छोटा सा है, अगर उसका ही जितना कॉम्बिनेशन हमें समझ में आ जाए, तो जितना कॉम्बिनेशन या वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स आपके पास है प्रैक्टिस कर सकते हो। The ones which do not form or do not fall in the line of the rules set by the Java language, तो क्वेश्चन ही गलत होगा। ठीक है, create a Java code to display the area of, let's say बोल रहा है square, rectangle, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल। तीनों का फॉर्मूला आई होप हम सबको याद रहे, याद होगा अब तक भी। एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तीनों का फॉर्मूला तो टोटल डिफरेंट दिख रहा है, कहीं लिख लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई राइट AOS, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड।
शॉर्ट में रख रहे हैं। ओके, देन AOR, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज इट, L इंटू E, ठीक है। एंड तीसरा है एरिया ऑफ सर्कल, AOC इक्वल, area of circle is how much, 3.14 into R into R, isn't it? Pi R square, pi का वैल्यू 3.14 या 22/7 आप लिखो, ये बन गया। Now let's understand these formula। AOS, area of square, इसमें हमको एक ही वैल्यू मिल जाए, साइड मिल जाए, तो हर साइड तो इक्वल होता है ना, तो एक ही वेरिएबल हमको मिल जाए तो उसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसी में से, तो हमको एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो इसमें दो वैल्यूज है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, इसमें दो पैरामीटर पे काम चला सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पे जब आते हैं तो यहाँ पे भी आर एक इकलौता वेरिएबल है जिस पे काम हो रहा है, तो पहला और दूसरा या दूसरा और तीसरा में तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स है। फर्क कहाँ है, सॉरी डिफरेंस इश्यूज कहाँ पे है, पहला और तीसरा में। सर दोनों में इनपुट हम एक ही वेरिएबल ले रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं सिर्फ। जब एक वेरिएबल ऐसे हम लोग लेते हैं तो इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, नाउ यू हैव ओनली वन चॉइस, क्या करेंगे हम लोग, टाइप ऑफ पैरामीटर्स बदल देंगे। तो हो सकता है एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हम साइड्स जो है इंट टाइप में ले लें, और रेडियस जो है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एक फ्रैक्शनल वैल्यू दिखाई दे रहा है पहले से, दैट इज 3.14, तो एक और फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा तो क्या दिक्कत है। तो आर को हम अगर फ्रैक्शन में ले लेते हैं, मतलब डेसिमल टाइप में, फ्लोट या डबल में, तो मेरा इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा अमॉन्ग्स द थ्री। अब क्या है, क्योंकि हम सेपरेट सेपरेट नाम से चला रहे थे, AOS, AOR, AOC, अब सबका नाम चेंज करके एक ही कर देंगे, दैट इज एरिया। एरिया, और इसका नाम भी बदल के ठीक है। अब इंटरेस्टिंग है, यहाँ तीनों फंक्शन का नाम सेम हो गया है, बस पैरामीटर लिस्ट हम अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगा। आई होप सो सबको यहाँ तक समझ में आया हो। बी क्विक टू रिप्लाई यस नो वॉट एवर, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो जैसे हम लोग एरिया का एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, वैसे वॉल्यूम का भी बन सकता है, या ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो जहाँ पे आप यूजुअली नाम एक जैसा रख सकते हो। सिर्फ फॉर्मूला में चेंजेस आ रहा है, फॉर्मूला पे ध्यान आपको रखना है, ठीक है। ये बन गया हमारा, तो अब इसका अगर एक रेफरेंस हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक प्रोग्राम कंप्लीट कर लेना बेहतर है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, साइड लेते हैं, साइड के लिए एस ले लेते हैं, और हमें क्या चाहिए, साइड हो गया, लेंथ और ब्रेड चाहिए, एल इक्वल्स लेट्स से 10, बी इक्वल्स 5, ठीक है। और हम लोग डबल में लेते हैं, एम के बदले आर ले लेते हैं, आर इक्वल्स, इतने ही पैरामीटर, सॉरी इतने ही वेरिएबल्स हमें चाहिए था, सबको हम लोग यहाँ पे इनपुट करा लिए। अब ये यूजर से कराएं कि हम पहले से कर ले, जस्ट फॉर सेविंग आवर टाइम, ठीक है। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम हम लोग लेते हैं एरिया, 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 पहले में ले लेंगे एस सेमीकोलन, फिर ले लेंगे एरिया,
L comma B एरिया, तीसरे में क्या लेंगे हम लोग, तीसरे में ले लेंगे हम लोग R, सेमीकोलन। ठीक है ना। तीन बार एरिया फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, सेकंड वन तो टोटली डिफरेंट है अमंग द ऑल द थ्री, तो उसको किसी कंपेयर कर कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो हमेशा यूनिक रहेगा। पहला और तीसरा भी क्या है, फंक्शन नेम सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है, बस टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफर कर दिया गया है। जस्ट होल्ड ऑन। ओके ठीक है, तो तीन बार फंक्शन को कॉल कर लिए है, उसी तरह से फंक्शन को डिफाइन भी कर देंगे तो डिफरेंसेस हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट आई डू, सिंपली आई यूज पब्लिक स्टैटिक विदाउट रिटर्न टाइप है, void एरिया इंट, पहला वाला अगर हम कॉल करें तो इंट नाम हम फिर से, आई कैन यूज सेम वेरिएबल वंस अगेन और आई कैन चेंज इट टू साइड। ठीक है, तो ये वाला बन जाएगा मेरा किसके लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए। ठीक है, ऐसे हम फिर से बना देंगे, पब्लिक स्टैटिक void एरिया इंट len एंड कॉमा इंट wid विड्थ। ठीक है, यहाँ पे भी दो पैरामीटर, और लास्टली जब हम फिर से बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक void एरिया, यहाँ पे क्या रहेगा, डबल, राइट, डबल रेडियस की जगह हम आर एडी ले लेते हैं, रेडियस। ठीक, ठीक है, तीन बार एक ही नाम से फंक्शंस को कॉल किया गया है, फंक्शन का सिग्नेचर बदल बदल करके, पहले में एक पैरामीटर ऑफ इंट टाइप, दूसरे में दो पैरामीटर ऑफ इंट टाइप, तीसरे में एक पैरामीटर ऑफ डबल टाइप। कहीं पे भी कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन सिग्नेचर, तो यहाँ पे तीनों सेपरेटली कॉल हो जाएंगे। तो दिस लॉजिक होल्ड्स ट्रू। ठीक है, और इसी को हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो अगर इसको हम लोग तरह से कंक्लूड करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, सारे ओवरलोडेड मेथड जितने हैं सबका आइडेंटिकल ये एक जैसा नेम होना चाहिए, ईच सच मस्ट डिफर इन द नंबर ऑफ या टाइप या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये कंपाइलर डिसाइड करता है, इट्स नॉट बाय दैट कि हम तीनों का सीक्वेंस जैसा ऊपर रखे थे वैसे ही रखें, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि ये तीन इसी सीक्वेंस में तो सर उसी सीक्वेंस में डिफाइन भी करना है, नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आप यहाँ जो सीक्वेंस चला रहे हो इस सीक्वेंस को यहाँ पे चेंज कर दो ना, कोई भी पहले ऊपर नीचे कर दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। वो सिर्फ क्या कर रहा है, कंपाइलर कंपाइल टाइम पे या कंपाइल टाइम पे वो मेजर कर रहा है कि इस नाम का या इतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स के साथ वाला फंक्शन कहीं पे बना हुआ है, जहां बना वहां चले जाओ, वो सीक्वेंस देख ही नहीं रहा है। ठीक है, सेम क्लास के अंदर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, व्हाई इट इज
वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा दैट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। ये हो गया ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग जो आएगा वहां पे भी हमारे फंक्शन का एवरीथिंग सेम रहता है, बस दो फंक्शंस या एटलीस्ट टू फंक्शंस मस्ट बी रिसाइडिंग इन टू सेपरेट क्लासेस, इन टू सेपरेट क्लासेस। अभी जहाँ एक ही क्लास के अंदर काम हो रहा है वहां एटलीस्ट दो क्लास होगा, दोनों क्लास के अंदर भी हमारा जो है ये सेम नाम से फंक्शन पूरा बना हुआ होगा। ठीक है, तो सेम क्लास के अंदर होना चाहिए। इसका एक्सेस मॉडिफायर के साथ क्या रिलेशनशिप है? इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इसका कोई रिलेवेंस नहीं कि सब पब्लिक नेचर के होने चाहिए, पहला पब्लिक हो, दूसरा प्राइवेट हो, तीसरा प्रोटेक्टेड हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, पब्लिक लिख रहे हो, स्टैटिक लिख रहे हो, वॉइड लिख रहे हो, या इन तीनों में से कुछ और चीज आप लिख रहे हो, उसका हमारे सिग्नेचर से कोई मतलब नहीं। इट इज ओनली काउंटिंग दैट द नेम्स मस्ट बी सेम एंड द पैरामीटर लिस्ट के बारे में जो तीन बात बोला गया। ठीक है, अब इसका बेनिफिट्स क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग का? किसी कोई किसी को लग रहा हो कि सर छोटा सा जो टॉपिक है इसको वाइंड अप कर देते हैं। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डिटेल अंडरस्टैंडिंग बिकॉज यहाँ से हमारा कोर, अगर हम इसको अभी आधा में छोड़ देंगे फिर कंस्ट्रक्टर का जो ओवरलोडिंग आएगा तो वहां पे फिर इश्यूज आएंगे हो सकता है। तो वी मस्ट हैव अ बेटर डीप डाउन नॉलेज ऑफ व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, ताकि अगर आसान हो जाए तो हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो पहला क्या है हमारे पास, सबसे आसान बात है कोड रीयूजेबिलिटी, है ना? हम लास्ट क्लास में एग्जांपल बनाए थे, क्लासरूम से हमारे बहुत सारे स्टाफ रूम है, उसमें हमारा क्या है कोड को रीयूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द विड्थ अगेन एंड अगेन। हम लोग को एक बार पता चल गया विड्थ ये है और हर क्लासरूम का विड्थ वही रहने वाला है, तो उसको हम लोग बार बार रीयूज करते चले जाएंगे। तो कोड रीयूजेबिलिटी इज वन सच थिंग। रीडेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो एक ही मेथड नेम को हम सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन, जैसे हमको यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया अलग अलग क्यों लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, समथिंग लाइक दैट, एरिया नाम से हम चला दिए। तो कोड का रीडेबिलिटी जो है यूजर पर्सपेक्टिव से है वो इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये देखो टोटल यूजर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर आ जाता है, कोई कई लोग एक्सेप्ट करते हैं, कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते। सर एक ही नाम से चला दी, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, अलग अलग नाम रखा तो अच्छा दिखता। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है, ये यूजर पर्सपेक्टिव से किसी को सही लगे किसी को ना लगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दे रहा है कि हम एक ही पीस ऑफ कोड को कितने तरह से हम ट्विस्ट करके मॉडिफाई करके हम यूज कर पा रहे, रीयूजेबिलिटी जो बोला जा रहा है बस वही चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी भी हमको शो कर रहा है। एक ही फंक्शन नेम हैंडल कर रहा है डिफरेंट टाइप्स एंड नंबर ऑफ इनपुट्स को। ठीक है, और लास्ट थिंग क्या है इसमें, बेटर मेमोरी मैनेजमेंट भी हमारा हो जाता है। कंपाइलर जो है रिजॉल्व कॉल और एट कंपाइल टाइम, तो यहाँ पे कोई रन टाइम ओवरहेड हमारे पास नहीं आता है। तो बेटर मेमोरी मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ मेमोरी दैट इज हैपनिंग एट कंपाइल टाइम या बिफोर एग्जीक्यूशन, that is one such benefit that we acquire while having function overloading. ठीक है, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया?
इसी के जैसा एक और चीज भी आता है दैट इज नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या है? अच्छा, इसको पहले शेयर कर देते हैं एटलीस्ट। ठीक है, ओके। फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग क्या है? अगेन इट इज अ फीचर, पॉलीमॉर्फिज्म से ही आगे निकल करके आ रहा, रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, दैट अलाउज अ सब क्लास टू प्रोवाइड a specific implementation of a method that is already defined in its superclass। अब यहाँ पे सब क्लास सुपर क्लास का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसका मतलब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इनहेरिटेंस। जहां किसी टर्मिनोलॉजी में आपको सब क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे हैं, समझ लेना वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है। किस टाइप का हो रहा है वो आगे का बात है। किस टाइप का हो रहा है वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, हमें बस इतना पता है कि एक सिंपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे एक पेरेंट और एक चाइल्ड क्लास रहता है। अ, जिसमें सब क्लास जो है, ठीक है, सब क्लास अब क्या है, चाइल्ड क्लास के बारे में बात कर रहा है कि पूरा स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सुपर क्लास। अब इसको हम कहीं पे अगर एक एग्जांपल के थ्रू शो कर पाए तो सिंपल सिंपल वे में अगर बोला जाए कि एक पेरेंट क्लास है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। अगर इस प्रॉपर्टीज को सेम नाम से, सेम पैरामीटर्स से, सेम रिटर्न टाइप, एवरीथिंग हैज टू बी सेम, नॉट अ सिंगल डिफरेंस अक्रॉस द क्लासेस, अगर हम लोग यूज कर लेते हैं तो फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाता है। तो पहला डिफरेंस क्या समझ में आया फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में? ओवरलोडिंग विद इन द सेम क्लास हो रहा है, ओवरराइडिंग अक्रॉस द क्लासेस हो सकता है ना? जैसे पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। दूसरा क्या बात है, फंक्शन ओवरलोडिंग में से फंक्शन नेम सेम था, बाकी सारे फंक्शन नेचर सेम डिफरेंट थे। ओवरराइडिंग में क्या है, फंक्शन का एवरी कंपोनेंट हैज टू बी ट्रू कॉपी, सेम, सिमिलर, व्हाट यू से। अब क्या है, सो वेन एवर यू कॉल द मेथड यूजिंग अ पेरेंट क्लास रेफरेंस, तो वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी रेफर कर सकता है। ठीक है, तो रन टाइम पे हमारा चाइल्ड क्लास का पार्ट जो एग्जीक्यूट रहेगा, द थिंग्स विल get a little bit complicated. So before we go to the concept of overriding, method overriding, we must have the basic understanding of what inheritance means। ठीक है, जब तक वो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा हम लोग ओवरराइडिंग नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा हम लोग पॉज लेते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग से और इनहेरिटेंस की तरफ चलते हैं ना। इनहेरिटेंस क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नॉर्मल इनहेरिटेंस क्या होता है, पहले सरल भाषा में उसको समझते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि घर के लोग बोलते हैं या कोई देखता है तो बोलता है ये बच्चा तो अपनी माँ पे गया है या अपने बाप जैसा दिखता है, या इसकी आंखें देखो, या ये बोलता है अपने दादा के जैसा है, ये देखने में अपनी नानी के जैसे है, एंड सो ऑन। इससे लोग क्या देख रहे हैं कि सम ट्रेट्स, सम प्रॉपर्टीज, सम कैरेक्टरिस्टिक्स, सम नेचर आर almost identical, if not truly identical, फ्रॉम सम सीनियर या जो पहले से को एग्जिस्ट करता था, उससे वो विरासत में मिल गया होगा, है ना? ब्लू कलर आई नानी पर, नानी की आंखें वैसे थी, बच्चे को भी वैसा मिल गया है। समथिंग लाइक, सबको इन सबने ऐसा सुना होगा, नाक नक्शा इसके जैसा, उसके जैसा। ठीक है, ये एक रेफरेंस हो गया। दूसरा रेफरेंस क्या है? ये फादर इज हैविंग सम प्रॉपर्टी,
मतलब बैंक बैलेंस है, जमीन है, घर है, गाड़ी है. तो बाय द टाइम ही रिटायर्स एंड वॉक्स अवे, वो क्या बोल रहे हैं कि आई गिव माई प्रॉपर्टीज 50-50% टू बोथ ऑफ माई चाइल्ड. अगर उनके दो बच्चे हैं तो दोनों को 50-50% करके वो फॉर एग्जाम्पल दे दे रहे हैं. तो 50% of the property is being inherited by child 1 and 50% of the property is being held by child 2. This is what inheritance means. विरासत में मिलना, पहले से किसी के पास एग्जिस्ट कर रहा होगा, आप उससे लेकर के अपना लेते हो या उस चीज को अपना लेते हो, आपको मिल जाता है. यू हैव टू एक्सेप्ट इट. जिसके पास था पहले से, दैट बिकम्स द पेरेंट क्लास. जिसको चाहिए है या जिसको मिल रहा है, दैट इज द चाइल्ड क्लास. Parent class is known as super class, child class is known as base class. ठीक है, दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस मींस. टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है वहां पे बहुत सारा. सिंपल इनहेरिटेंस है, एक क्लास, सिर्फ दो ही क्लास हमको चाहिए मिनिमम इनहेरिटेंस के लिए, जहाँ पे एक पेरेंट और एक चाइल्ड होना चाहिए. अभी कैसे होता है, तो लेट्स से वी आर हैविंग ए क्लास. क्लास का नाम लेट्स से मेन है यहाँ पे. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सटेंड दिस. क्लास से बाहर आए, आई विल राइट क्लास, लेट्स से ले रहे हैं JITS. ओके, क्लास JITS. अब इसके अंदर फंक्शन बना लेंगे. ठीक है, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन था, तो मेन मेथड तो एक ही रहेगा ऑब्वियसली. ठीक है, अब ये क्या इनहेरिटेंस नहीं हुआ है. अगर हम इसमें ऐसे लिख दें एक्सटेंड्स मेन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ इस लाइन में, दिस इज द कीवर्ड. एक्सटेंड्स इज अ कीवर्ड बाय द हेल्प ऑफ व्हिच इन जावा वी अंडरस्टैंड क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है. तो एक्सटेंड्स कीवर्ड के पहले एक क्लास का नाम होना चाहिए, एक्सटेंड्स कीवर्ड के बाद एक क्लास का नाम होना चाहिए. एक्सटेंड्स कीवर्ड के बाद जो नाम आ रहा है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा क्लास का नाम मेन है, तो मेन लिख दिए. एक्सटेंड्स का मीनिंग क्या है, इट इज एक्सटेंडिंग, इट इज इनहेरिटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास जिसका नाम है मेन. और ये प्रॉपर्टीज कौन इनहेरिट कर रहा है, ये JITS नाम का एक क्लास है. Now next question arises, what are the properties of a class? What are the properties of a class? Basically there are two properties of a class. First one is known as data members. Okay, हम यहाँ पे कहीं लिख देते हैं data members. All the variables declared inside the class are known as data members. जितने भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं इनसाइड द क्लास, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इनसाइड द क्लास का मतलब क्या हो गया, तो इफ दिस इज माय क्लास, हो गया इफ दिस इज माय क्लास, क्लास के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट हम लोग क्या डाल रहे थे अब तक, कोई एक मेथड था, है ना, कोई एक फंक्शन था. मेन मेथड हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, यूजुअली वही रहता था क्लास के अंदर. नहीं, क्लास और फंक्शन के अंदर आप कुछ वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर कर रहे हो, इंट x कॉमा y, ठीक है, फिर x और y का वैल्यू कहीं से इनपुट कर लोगे. These two variables, int x and y, are known as class variables, are known as data members. On the other hand, the variables s, l, b, r, these have been declared inside the method. एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया, चाहे वो मेन मेथड हो या कोई भी यूजर डिफाइंड मेथड हो, उसके अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं. These are known as local variables. They are local to the function within which they are residing. तो लोकल का एक्सेसिबिलिटी, उसका रीचेबिलिटी भी लोकल सीमित रह जाता है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा पाता है. ठीक है, तो जब हम वेरिएबल्स s, l, b, r ये सब जब यूज कर रहे हैं, इनका पहचान, इनका लाइफ स्पैन इस मेन फंक्शन के अंदर तक ही सीमित है. द मोमेंट कंपाइलर और कंट्रोलर कम्स आउट ऑफ द मेन मेथड,
ये RLBS क्या है उसको नहीं याद रहता है। इनफैक्ट आप उसको दूसरे फंक्शन में यूज भी नहीं कर सकते फॉर द सेम रीजन, फॉर डिफरेंट रीजन डेफिनेटली कैन बिल्ड। ठीक है, तो सिमिलर टू दैट यहाँ पे लोग क्लास वेरिएबल ले लिए हैं, दीज आर नोन एज आवर डेटा मेंबर्स। इनका बेनिफिट क्या है, अब एक क्लास के अंदर आप जितने फंक्शंस यूज कर रहे होगे सब में उनका एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाता है। मतलब आई कैन यूज द सेम वेरिएबल एक्स एंड वाई across all the functions residing inside the main class, of all the functions residing inside the main class, सभी functions में वो यूज किया जा सकता है। ये बेनिफिट हमको मिलता है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया फंक्शन सॉरी क्लास का, डेटा मेंबर्स। दूसरा क्या हो जाता है, member functions या member methods, all the user defined functions, all the user defined functions residing inside a class, residing inside a class, these are the member functions। ठीक है, यही दो कंपोनेंट होते हैं एक क्लास के। आप डेटा मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं या मेंबर फंक्शंस के बारे में बात करें, तो एक प्रोग्राम या एक क्लास के अंदर अगर हम 4 फंक्शन बना रहे हैं तो ऑल दोस 4 फंक्शंस आर द मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास। तो उसके अंदर अगर हम क्लास के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, उनका वैल्यूज एलोकेट करके बाद में उसको यूज कर रहे हैं, तो दीज आर द डेटा मेंबर्स एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक क्लास। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू मेमोराइज फॉर नेक्स्ट क्लास। इनहेरिटेंस हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे और उसी के साथ हम लोग ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बहुत सारी चीजों को हम लोग ग्रास्प करते हुए अभी तक यहाँ तक पहुंच गए हैं। ट्राई टू बी विथ मी, जिस पेस से हम लोग चल रहे हैं आई होप सो सब कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों की साइड से चाहिए कि बैकएंड में जो काम पेंडिंग अगर कुछ है, आप लोगों का कुछ प्रोग्राम्स छूटा हुआ है जो हम लोग डिस्कस करके राइट फ्रॉम द डेज ऑफ द लूप्स, तो उनको प्रैक्टिस करते जाओ। कोई डाउट्स है, कुछ इश्यूज है तो डू शेयर इट विथ मी बिफोर क्लास और ड्यूरिंग द क्लास, हम लोग उसको भी डिस्कस करके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप ओवर हियर, नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग इनहेरिटेंस से ही कंटिन्यू करेंगे।